वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 4 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ अन्य वो सी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे रहकर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। जो भी इसके पुराने वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो है, सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। चैनल पे वो अभी भी मौजूद है, आप जाइए सभी को देखिए और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए अब वीडियो पे आते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये था रजनीकांत। लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया और मोस्टली जितने भी लोग थे यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ आप चाहें तो उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। इससे होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, जो प्रमुख दिवस और तिथियाँ हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो ठीक है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है तथा 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे मनाया गया और 4 अप्रैल यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर के बारे में आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में काफी अच्छे से मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दूं कि आज 13वां सेट जो कि 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए होगा, ये 13वां सेट आपको पेड ग्रुप जो भी मेंबरशिप लिए हुए हैं उन लोगों को पेड ग्रुप में ये सेट देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से आपके जो भी प्रश्न आएंगे तो वो आसानी से यहाँ से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो और इस वीडियो के अंत में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से बिहार बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए, बिहार में राजगीर और बोधगया को 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार, ये ध्यान रखिएगा। और यह शहर 2023 से अपनी तरह के पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेगा और इस परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए लखीसराय और भागलपुर जिले में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जिस राज्य में 2 हरित शहर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। मैप में ये बिहार की स्थिति है। बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के पक्षी गौरैया, राज्य के पशु बैल। अभी हाल ही में गौरैया दिवस मनाया गया था और इसका जो थीम था ये था आई लव स्पैरो, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है राज्य के वृक्ष जो कि पीपल है और राज्य के फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा में अगर बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। और विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और इस इमेज में आप देख रहे हैं ये राज्य का मतलब बिहार राज्य का ये राज्य के चिन्ह है जो कि 2 स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस भाषा के साहित्यकार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। साहित्य के सबसे बड़े सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित चंद्रनाथ मिश्र अमर मूल रूप से मधुबनी जिले के निवासी थे। बिहार के मधुबनी जिले के ये निवासी थे। तो आपको ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मैथिली। अब यहाँ पे इस इमेज में जो देख रहे हैं यही है प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं चंद्रनाथ मिश्र, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न कि हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से यानी कि अपने लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ रुपए अधिक राजस्व का संग्रह किया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78.79 करोड़ राजस्व का अधिक संग्रह किया है। हाल ही में खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020-21 में लक्ष्य से करीब 78.79 यानी कि 78.79 करोड़ रुपए अधिक राजस्व संग्रह किया है। विभाग का लक्ष्य 16 करोड़ रुपए था जबकि राजस्व संग्रह करीब 1678.79 करोड़ रुपए हुआ। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है राजस्व संग्रह जो मतलब हुआ इस बार 78.79 करोड़ मतलब ज्यादा था। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी।
तो इस योजना को बिहार सरकार के द्वारा 2024-25 तक संचालित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू कर सकता है, जो कि कृषि क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाने का यह एक बड़ा मौका है। और इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित और संगठित रूप से मौजूद व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा इसे 2024-25 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये भी काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इस तरह के जो प्रश्न है इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपको लाइक करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। तो आपका एक जो लाइक होता है वो हमारी मोटिवेशन को और बढ़ाता है और भी मुझे मतलब कि अच्छे तरीके से काम करने की इच्छा होती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो पे 250 लाइक चाहिए। आप लोग सब कोई अभी वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे 250 आपको पहुंचाना है इस वीडियो में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि पहले चरण में कितने घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4000 घरों को मतलब ये कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसकी शुरुआत पटना जिले से हुई। आपको बता दो इसके बारे में कि बिहार के पटना जिले यानी कि राजधानी पटना जिले के बोरिंग रोड और राजीव नगर इलाके में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी और पटना जिले के 12 मोहल्लों में इस योजना का काम पहले चरण में शुरू किया गया और जिसमें शुरुआत में करीब 4000 घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 4000 घरों में पहले चरण में ये कनेक्शन दिया जाएगा और ये पटना जिले में ही सिर्फ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे कि आपके गांव में भी ये पाइपलाइन बिछाया गया होगा। अगर आप बिहार से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब ये पूरे बिहार में ये कार्य प्रगति पे है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, चयनित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए आपको इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी हाल ही में बिहार के 7 ग्राम पंचायतों, 1 जिला परिषद, 4 पंचायत समितियां को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित की गई है। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को दी जाएगी। ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। 7 ग्राम पंचायत, 1 जिला परिषद तथा 4 पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मतलब चयनित किया गया है। और इसमें आगे है कि नालंदा के जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है तथा सीतामढ़ी के बघारी गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोनों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करके ले सकते हैं। इस पीडीएफ का जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बता दूं आपको पेड ग्रुप के बारे में। अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ये जो पेड ग्रुप है एक्चुअली में टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है। आप यहाँ पे 67वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ की अगर तैयारी में लगे हैं तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पर है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप वहाँ पे हमें मैसेज या फिर कॉल करके इस बारे में जान सकते हैं। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 1 वर्ष के लिए निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो ये 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। इसके बारे में बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार बनाना और उनकी ब्रांडिंग करना, यह है इनका उद्देश्य। और यह योजना 2021-22 से 26-27 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये सभी चीजों को याद रखना, ये आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है? किस देश ने? तो ऐसा कारनामा करने वाला रूस पहला देश है जो जानवरों के लिए कोविड-19 का वैक्सीन तैयार कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता दूं कि भी हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है और इस वैक्सीन का जो नाम है ये है कार्निवैक कॉव, जिसे कि रूस के फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ ने विकसित किया है। और इस वैक्सीन से पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इससे 100% एंटीबॉडीज विकसित किया जा सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये वैक्सीन का नाम याद रखना है और किस देश ने किया है, ये से यहाँ से महत्वपूर्ण चीजें बनती है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पहला टीका है जानवरों के लिए कोविड-19
टीका ये रूस ने बनाकर तैयार किया है, जिसका नाम है कार्निवैक कोव, जिसे कि रूस की कंपनी जो है फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ ने मतलब ये कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे बात आई है रूस की, तो रूस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रूस का राष्ट्रीय ध्वज है, और यहाँ पर ये जो पीला कलर का ये जो है ये एरिया है रूस, रसिया है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रूस पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी एशिया में फैले देश दुनिया का यह सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्र में पड़ता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों पड़ता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही यह यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और मॉस्को इसकी राजधानी है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी यही मॉस्को ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। जबकि सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इन्हें मतलब पूरे विश्व में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और रूस एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 14 देशों के साथ मिलती है। ये आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये जो इसकी सीमाएं हैं ये 14 देशों के साथ मिलती हैं। इनमें अगर देशों की बात किया जाए तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया, ये 14 देश हैं जिसकी सीमाएं रूस के साथ साझा करती है। आपको मैंने बताया इसका जो राजधानी है ये मॉस्को, जो कि सबसे बड़ा नगर है, और यहाँ की जो भाषा है ये रूसी है, और वर्तमान में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, और यहाँ की जो मुद्रा है ये है रूबल। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको रूस से संबंधित याद रखनी है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह भी हाल ही में चर्चे में है, और इसका जो सही उत्तर होगा कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। देखिए महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। यह उड़ीसा के दक्षिण में महेंद्रगिरी पहाड़ियों को कवर करते हुए बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कि ये जो बायोस्फीयर है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये राज्य का मतलब उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। जबकि अगर पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में उड़ीसा की स्थिति है। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग की आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था, जिसे कि आप कलिंग युद्ध के भी नाम से जानते हैं। युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था, और आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, और भारत के एक राज्य में इसे विकसित किया गया था। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया गया है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो ये सभी चीजें हैं जहां पर आपको ये सभी चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इतिहास के जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि मतलब कि किस वर्ष से कलिंग युद्ध हुआ था, ये सभी प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रिवाइज के तौर पर ये काफी अच्छा है कि आपको सभी चीजें अगर नजर के सामने से गुजरती है तो आपको ये याद होता है और लंबे समय तक के लिए याद रहता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ सभी चीजों को एकदम से सुनते जाइए। इससे क्या होगा कि आप जो चीज पढ़े हैं तो वो एकदम से रिवाइज होगा, तो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। अब आगे है कि क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा जो है ये भारत का 9वां तथा जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। और राजधानी की अगर बात किया जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है। राज्यपाल अभी वर्तमान में गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको उड़ीसा से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मास्टर प्लान 2041 बनाया है? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मास्टर प्लान 2041 बनाया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली के द्वारा ये प्लान बनाया गया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 अगले 2 दशकों में दिल्ली के विकास को दिशा देने वाला ढांचा है। यह रणनीति दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान 2021 के समाप्त होते ही नया मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा, यानी कि मास्टर प्लान 2041 को ये लागू कर दिया जाएगा। और मास्टर प्लान 2041 जो है ये 2 खास वॉल्यूम में होंगे, जिनमें कि पहला होगा एनवायरमेंट, दूसरा इकोनॉमी को निर्धारित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा का उत्पादन करने की वैश्विक क्षमता में पिछले साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अभी हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की गई है और इस रिपोर्ट में पवन ऊर्जा का उत्पादन करने की वैश्विक क्षमता में पिछले साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि हुई इस वर्ष ये
53% की वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा का उत्पादन करने की वैश्विक क्षमता पिछले साल से 53% बढ़ी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 53% इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस पर उड़ीसा का मतलब कि निर्माण हुआ था, जो कि इसी मतलब की याद में इसे मनाया जाता है। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था, जिसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार व उड़ीसा प्रांत का भी विभाजन हो गया था और उसी के फलस्वरूप उड़ीसा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपने पिछले वाले यानी कि कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कितने रुपये का जुर्माना लगाया गया है बिहार सरकार पर। बिहार सरकार पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि अदालत का समय मतलब कि जाया किया है, तो इसी को मतलब मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। आपको बताना है कि कितने रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग है। यहाँ पर ये 67वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है। ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए pre21 लिख के, इसके बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है। ये वन टाइम पेमेंट होगा, 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा, जिसकी जो फी होगी ये 399 रुपये होगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले वर्ष का करंट अफेयर तथा इतिहास के कुछ पीडीएफ यहाँ पे होंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सभी चीज़ जो होगा आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये दोनों आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, ताकि आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, जो कि 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।